नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान जारी है। 13 अखाड़ों के साधु संतों समेत दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पवित्र स्नान के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में पहुंचे श्रद्धालुओं की श्रद्धा का गवाह बन रही प्रयागराज नगरी भक्ति और आस्था से लबरेज है। तड़के से ही अखाड़ों का अमृत स्नान चल रहा है। सबसे पहले पंचायती महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के साधु संत और नागा सन्यासियों के जुलूस ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान किया। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने अमृत स्नान के लिए जुलूस का नेतृत्व किया। शरीर पर भभूत लपेटे नागाओं सहित साधुओं को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु कतारों में खड़े नजर आए। बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे अमृत स्नान के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने नए सिरे से कार्य योजना लागू की है। तीसरे अमृत स्नान पर सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुख सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बल सहित 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए महाकुंभ क्षेत्र को वीआईपी वर्जित क्षेत्र बनाया गया है। भीड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं ताकि वे आसानी से पवित्र स्नान कर सकें। वहीं मेला क्षेत्र में सभी प्रवेश मार्गों पर सिविल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती भी की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मार्ग पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा लोगों की भारी संख्या को कंट्रोल करने के लिए शहर में 88 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए सभी रास्तों और घाटों पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा प्रबंध में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज में वसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश का नजारा देखते ही बनता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 पर लिखा कि बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों, कल्पवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में महाकुंभ की तस्वीरें भी साझा की हैं। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को लेकर सरकार और प्रशासन की तैयारियों से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक है। महाकुंभ में की गई व्यवस्था से विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर खुश और संतुष्ट नजर आए। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कमलानंद गिरी ने कहा कि आज का स्नान सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से हुआ है। वहीं निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर जयगिरी और साध्वी निरंजन ज्योति ने श्रद्धालुओं से अपने निर्धारित स्थानों पर शांति से स्नान करने की अपील की है। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंची एक विदेशी श्रद्धालु ने कहा, यह अविश्वसनीय है। इतिहास में पहली बार इतने सारे लोग एक साथ महास्नान कर रहे हैं। यह अविश्वसनीय है। हम सब एक हैं। हर हर महादेव। सनातन के प्रति आस्था और भक्ति से लबरेज श्रद्धालु खुश नजर आए। ऑस्ट्रिया से आई अविगैल ने महाकुंभ की व्यवस्था को अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक बताया है। वसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान जारी है। त्रिवेणी संगम की ओर जाते हुए विदेशी भक्त हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज विशेष भस्म आरती की गई। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेगी। वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर याचिका में इस घटना को लेकर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब किए जाने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
याचिका में भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा सेंटर खोलने की मांग भी की गई है। याचिका में ऐसे आयोजनों में वीआईपी मूवमेंट सीमित किए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक सड़क मेला रूट सुरक्षा प्रबंधों को लेकर अनाउंसमेंट हिंदी के अलावा दूसरी भाषा में भी होने चाहिए ताकि गैर हिंदी भाषी लोगों को दिक्कत ना हो। 31 जनवरी से शुरू हुए संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज से दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। राज्यसभा में सांसद किरण चौधरी इस पर चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव करेंगे और सांसद नीरज शेखर प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। वहीं लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव करेंगे और सांसद रविशंकर प्रसाद प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पेश करेंगे। ये विधेयक आणंद में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट को सहकारी यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव करता है। लोकसभा में विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की वर्तमान स्थिति पर बयान देंगे। इसके साथ ही विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदनों और प्रस्तावों को भी सदन में पेश किया जाएगा। दोनों ही सदनों में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद 5 फरवरी को 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। 699 उम्मीदवारों में 603 पुरुष और 96 महिला उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली में वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सबसे पहले बिजवासन विधानसभा सीट के लिए महारोली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो नजफगढ़ में जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जंगपुरा में चुनावी रैली करेंगे। वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बुराड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव के मद्देनजर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। भाजपा को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले महीनों तक चलाए गए सतत संपर्क अभियान के आधार पर वो इस बार अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सर, आप ये बिल उस काउंटर पे जमा कर दीजिए। आंटी जी, मुफ्त इलाज की बधाई हो। मुफ्त इलाज? हाँ, मुफ्त इलाज। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली वालों को 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। मथुरा, आगरा, भरतपुर सहित ब्रज क्षेत्रों के मतदाताओं की एक बड़ी संख्या दिल्ली में रहती है और इस बार बीजेपी ब्रजवासी वोटों को साधने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। दिल्ली में ब्रजवासी प्रबुद्ध मतदाता सम्मेलन में लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने संबोधित किया।
बड़ी संख्या में उपस्थित ब्रजवासी मतदाताओं को संबोधित करते हुए इन्होंने दिल्ली से आपदा की सरकार को हटाकर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। दिल्ली चुनाव में सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस नेता अजय माकन, संदीप दीक्षित समेत कई नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज दोपहर में कोटला मुबारकपुर में रोड शो करेंगी और जनता से वोट की अपील करेंगी। सत्ताधारी आप पार्टी इस बार भी दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने की तैयारी में है। पार्टी के दिग्गज नेता के चुनाव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से चुनाव आयोग को भेजी गई शिकायत पर चुनाव आयोग और अधिकारियों ने जवाब दिया है। दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाए गए केजरीवाल के आरोपों को लेकर कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं हुई है। बता दें कि केजरीवाल ने दावा किया था कि भाजपा कार्यकर्ता नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को डराने और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय अमेरिकी संगीतकार और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। एक बड़ी खबर से आपको इस वक्त रूबरू करा रहे हैं। चंद्रिका टंडन भारतीय अमेरिकी व्यवसायी हैं जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। चंद्रिका टंडन 2 बार ग्रैमी नामांकित संगीत कलाकार हैं और ये एक अच्छी खबर आ रही है। 2010 में उनके एल्बम ओम नमो नारायण सोल कॉल के लिए मिला था नामांकन। और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें कि 2024 में त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बिएंट के लिए नामांकित किया गया था उन्हें। भारतीय अमेरिकी संगीतकार और उद्यमी है चंद्रिका टंडन जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। चंद्रिका टंडन के नाम हुआ है इस बार का ग्रैमी अवार्ड। चंद्रिका टंडन भारतीय अमेरिकी व्यवसायी हैं जिनके नाम ये अवार्ड हुआ है। चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी एल्बम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। चंद्रिका टंडन 2 बार ग्रैमी नामांकित संगीत कलाकार हैं। तो संगीत के क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, एक सुखद और अच्छी खबर आ रही है। 2010 में उनके एल्बम को नामांकित किया गया। 2024 में त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यूज एज एम्बिएंट के लिए उन्हें नामांकित किया गया। तो चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड पर अपने नाम हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि उन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए आज पुरस्कार की घोषणा हुई है, जिसमें उन्हें चंद्रिका टंडन जो कि भारतीय अमेरिकी संगीत कलाकार हैं उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और आइए रफ्तार भरी खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि बजट भाषण के प्रावधान के तहत सरकार ने 2025 तक नई और एडवांस सेंट्रल KYC रजिस्ट्री लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के तहत KYC प्रक्रिया आसान और प्रभावी होगी। इस प्रणाली के तहत KYC को बार बार अपडेट कराने की समस्या से निजात मिल जाएगी। भारत को ग्लोबल AI हब बनाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने AI क्षेत्र में छात्रों को शिक्षित करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने अनुसूचित आदिवासियों के विकास के लिए कुल बजट आवंटन वित्त वर्ष 25-26 के लिए लगभग 46% बढ़ाकर 14,926 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि व्यवसाय करने की लागत में कटौती जैसे मुद्दों पर विवरण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत एक समिति स्थापित की जाएगी। दिल्ली मेट्रो के चरण 4 में 3 महत्वपूर्ण कॉरिडोर में 44 नए स्टेशन किए जाएंगे शुरू। 2026 तक नए खंडों को जोड़ा जाएगा, जिसमें मजेंटा लाइन का 2.8 किलोमीटर का एक्सटेंशन भी शामिल है। इंफ्रा टू एनर्जी फर्म हजूर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड ने सरकार को आंध्र प्रदेश में 2,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 500 मेगावाट की प्रोजेक्ट का दिया प्रस्ताव। IT कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स ने की ग्राफ्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के मिडिल ईस्ट बिजनेस के अधिग्रहण की घोषणा। कंपनी के अनुसार $1.7 मिलियन का यह अधिग्रहण 15 मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।
अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी 25% टैरिफ की घोषणा की, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के समर्थन के बिना कनाडा अस्तित्व में नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका कनाडा को सब्सिडी देता है। पीएम ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की प्रतिक्रिया दूरगामी होगी। इसमें अमेरिकी बियर, वाइन, बोरबॉन, फलों के रस जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल होंगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि अवैध ओपियोइड और अन्य दवाओं की सप्लाई हो रही है, जिसमें कनाडा सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिससे अमेरिका में लोग बीमार हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि इस भारी सब्सिडी के बिना कनाडा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इसीलिए कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से एक बैठक में कहा कि पनामा को पनामा नहर क्षेत्र पर चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहिए। साथ ही मार्को रूबियो ने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में बदलाव नहीं हुआ तो अमेरिका को पनामा के साथ एक संधि के तहत अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि उसने 50 फलस्तीनी आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों को लगभग 2 सप्ताह पहले उत्तरी वेस्ट बैंक में शुरू किए गए अभियान के तहत निशाना बनाया गया। आईडीएफ के अनुसार उसने 100 फलस्तीनी आतंकवादियों को हिरासत में लिया और 40 से अधिक हथियार जब्त किए। आईडीएफ ने कहा कि ऑपरेशन आयरन वॉल के दौरान 80 से अधिक विस्फोटकों को भी निष्क्रिय किया गया। इजरायली सेना ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियानों के दौरान एक बच्चे समेत कुछ नागरिकों को गलती से निशाना बनाया गया। हमास के साथ युद्ध विराम के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में करेंगे मुलाकात। अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी बैठक में हमास पर जीत के साथ ईरान से मुकाबला करने और अरब देशों के साथ राजनयिक रिश्तों को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत कई परिवर्तन से गुजरा है। उन्होंने भारत के तकनीकी और डिजिटल नवाचार की भी प्रशंसा की। फिलेमोन यांग 4 से 8 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में उनकी ये देश की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में खुला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। ये मंदिर 14.5 एकड़ भूमि पर बना है, जिसमें 34,000 वर्ग मीटर का सांस्कृतिक केंद्र, 3,000 सीटों वाला सभागार, 2,000 सीटों वाला बैंक्वेट हॉल की सुविधाएं हैं। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पाल माशातीले ने मंदिर के पहले चरण का किया उद्घाटन। साथ ही उन्होंने हिंदू समुदाय की जमकर तारीफ की और राष्ट्र निर्माण में हिंदू समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डाला। अरब देशों ने फिलिस्तीनियों को गाजा से मिस्र और जॉर्डन में स्थानांतरित करने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुझाव को किया खारिज। अरब देशों ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालती हैं। इतना ही नहीं, ये संघर्ष बढ़ने का खतरा भी पैदा करती हैं और लोगों के बीच शांति और सह अस्तित्व की संभावनाओं को कमजोर करती है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 150 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा की आक्रामक शतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 9 विकेट पर 247 रन बनाए। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 54 गेंद में 135 रन की शानदार पारी खेली। उनके अलावा शिवम दुबे ने 30 और तिलक वर्मा ने 24 रन बनाए। भारत की ओर से अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं भारत से मिले 248 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम 10 ओवर 3 गेंद में सिर्फ 97 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई। इस प्रकार भारत ने 5वें मुकाबले को 150 से अपने नाम कर लिया। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 2 विकेट भी लिए। उनके अलावा मोहम्मद शमी ने 3 विकेट, शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट चटकाए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। भैया पक्के घर की बधाई हो। पक्का घर? हाँ पक्का घर। दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही झुग्गी वालों को 3,50,000 पक्के घर और अटल कैंटीन में 5 रुपए में भरपेट खाने की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत की ये जीत T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसकी दूसरी सबसे बड़ी जीत रही। इससे पहले टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को साल 2023 में 168 रन से हराया था। और इस समय में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं। The governance has totally failed. It is a failed model, I can say. Without creating wealth, what is the right of politicians to distribute wealth? I am asking straight question in this country. The day will come, we have to debate. 30 years economic reforms, 1991. Before that, license Raj. Because of economic reforms, opportunities have been opened up. Hidden talent of Indians are exposed. Development has started. I had an experience as Chief Minister in 95. From Nellore to Tirupati, I want to go as Chief Minister by road. 4 feet potholes, 5 feet potholes. It took for me 7-8 hours to reach Tirupati from Nellore. What is the impact? So much of damage of vehicles, so much of fuel, so much of time. One place to other place, impossible to reach. From then onwards, all these things starting happening. Because of infrastructure, wealth has been created. Government is getting money. At one stage, I can say, Vajpayee ji was Prime Minister. When I used to ask him, go for deregulation telecommunication sector. BSNL. तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू नई दिल्ली से पत्रकार वार्ता कर रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि भारत की तरफ आज पूरी दुनिया देख रही है और भारत की विकास दर किस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है, तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। और आइए रफ्तार भरी खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारत की युवा शतरंज स्टार आर प्रगन्नानंदा ने टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आर प्रगन्नानंदा ने यह खिताब विश्व चैंपियन डी गुकेश को टाई ब्रेकर में हराकर अपने नाम करने में सफलता हासिल की। भारत ने अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए 83 रन के लक्ष्य को भारत ने 1 विकेट खोकर 11 ओवर 2 गेंद में ही हासिल कर लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई और खिलाड़ियों को भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने पर बधाई दी। खेल मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने देश को बेहद गौरवान्वित किया है। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में अब तक के प्रदर्शन की बात करें तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 17 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ पहले स्थान पर काबिज है। वहीं महाराष्ट्र अब तक 15 स्वर्ण, 23 रजत, 17 कांस्य पदक जीतकर तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक 15 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर स्थित है। प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। जीत के साथ क्रिस्टल पैलेस 30 अंक के साथ 12वें पायदान पर पहुंच गई। प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मैच में टॉटनहैम हॉटस्पर ने ब्रैंटफोर्ड को 2-0 से हरा दिया। टॉटनहैम हॉटस्पर ने 29वें और 87वें मिनट में गोल किए।
15 फरवरी को संसद में की जाएगी जापानी भारतीय एनिमेशन फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा की स्पेशल स्क्रीनिंग। आईफा का 25वां संस्करण पहली बार जयपुर में आयोजित होगा। 8 और 9 मार्च 2025 को होने वाले इस कार्यक्रम की थीम सिल्वर इज द न्यू गोल्ड पर आधारित होगा, जो परंपरा, उपलब्धि और उत्कृष्टता का प्रतीक है। आईफा अवार्ड्स 2025 की नामांकन सूची आई सामने, जिसमें फिल्म लापता लेडीज, बुलबुलैया 3, स्त्री 2, किल आर्टिकल 370 और शैतान सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित। सिंगर कैलाश खेर ने अपनी पहली किताब तेरी दीवानगी शब्दों के पार को किया लॉन्च। गायक ने इस किताब में अपने लोकप्रिय गानों के पीछे की कहानी को बयां किया है। वहीं अभिनय की दुनिया में अपनी प्रतिभा साबित करने के बाद हुमा कुरैशी ने भी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी पहली किताब जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो की लॉन्च। फिल्म निर्माता अनुराग बसु वैश्विक दर्शकों के मामले कोरियन सिनेमा और भारतीय सिनेमा की तुलना करते नजर आए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल ऑडियंस के मामले में अभी हमें लंबी दूरी तय करनी है। शाहिद कपूर की फिल्म देवा ने रिलीज के तीसरे दिन 6.09 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म ने कुल 17.99 करोड़ रुपए की कमाई की। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स ने रिलीज के 10वें दिन 4.87 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 116.57 करोड़ रुपए हो गया है। लखनऊ के गोमती नगर पुलिस स्टेशन में एक्टर आलोकनाथ और श्रेयस तलपदे पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक्टर्स पर कुछ निवेशकों के करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। अमेरिकी गायक और गीतकार आंद्रे 3000 ग्रैमी अवार्ड्स 2025 में नहीं होंगे शामिल। अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने अपडेट साझा किया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।